नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। उत्तराखंड की विकास यात्रा पर बातचीत करने के लिए आज राज्य के परिवहन मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ शो पर जुड़े हैं, जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका स्टूडियो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर हम सबसे पहले परिवहन ट्रांसपोर्ट की बात करें, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी पूरी नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में इसे लेकर क्या हो रहा है जिससे कि पर्वतीय इलाके भी लास्ट माइल तक कनेक्ट हो पाए? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है मैम जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में ले लें या पूरे वर्ल्ड में ले लें, इस पर काम चल रहा है। कनेक्टिविटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। आज भी कनेक्टिविटी पे आज हमारी केंद्र सरकार कितना काम कर रही है। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लगातार पूरे सड़कों का जाल बिछा दिया है। पूरे आप देश में देखें, हर जगह एलिवेटेड रोड, कॉरिडोर्स लेकिन और हिमालयी राज्य हाईवेज बन होने की रहे वजह हैं। से आपके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। आई एम कमिंग टू दैट जी। कि ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ऑल वेदर रोड्स का निर्माण शुरू किया था 4 साल पहले। जी। आज हमारे पहाड़ पर जाना आसान हो गया है। हमारी 4 धाम यात्रा यहाँ पर चलती है। हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ पर है, हमारे हेमकुंड साहिब की यात्रा यहाँ पर है। और उत्तराखंड को अगर आप कहें तो देवभूमि उत्तराखंड जाना जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली पर्यटक आते हैं एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जो उत्तराखंड है वो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ, जो उन्होंने बोली है। और निश्चित रूप से ये पूरा भी होगा, और ये तभी पूरा होगा जब कनेक्टिविटीज़ होंगी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे। आज पहाड़ पे जो हमारे पिछले 50-60 साल में कांग्रेस कहते रही पहाड़ पे ट्रेन चलेगी, पहाड़ पे ट्रेन चढ़ेगी, आज वो सपना मोदी जी और धामी जी की सरकार ने पूरा किया है। ट्रेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट हमारा, उसमें स्टेशन बन गए हैं, टनल्स बन गई हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले नवंबर दिसंबर में जो है ऋषिकेश से लेकर और देवप्रयाग, कर्णप्रयाग तक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस कॉल डेवलपमेंट। आज दिल्ली देहरादून कॉरिडोर देखिए आप, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पूरा कहते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर है और फॉरेस्ट को ध्यान रख के बनाया गया है। जो हाई राइज बनाया गया है जिससे एनिमल्स को और हमारी जो सफारी उसको दिक्कत ना हो। तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे एक बहुत एक अविस्मरणीय सोच है, एक बहुत बड़ा एक इमेजिनेशन है। दिल्ली जाना है 2-2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये जो रनवेज हैं, रोपवेज हैं और हमारी जो रेलवेज हैं और रोड्स हैं, 4 आर पे बेसिकली हम बात करेंगे। ऑल दीज 4 आर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टेट, और इन 4 आर्स पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। आपने रोपवेज की बात की, चारधाम यात्रा की बात की। क्योंकि लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, सैलानी आते हैं, तो दबाव भी पड़ता है और जाम भी लगते हैं। और ये एक समस्या है जो कि देहरादून जैसी राजधानी में बहुत देखने को मिल रही है। तो शहर को डिकंजस्ट करने के लिए क्या भविष्य की योजना है जिससे कि जाम ना लगे? उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और देवभूमि में हमारा जो मूल मंत्र है अतिथि देव भव, उस पे हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि खरे उतरें। आज जो यात्रा चल रही है हमारे यहाँ, 4 धाम यात्रा, पर्यटन हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्रा है उसकी यात्रा जो है वो सरल हो, सफल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और जो यात्री यहाँ पर आ रहा है तो लगातार जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी आने वाला समय 2027 में कुंभ का है। हरिद्वार विश्व पटल पर आज जाना जा रहा है, तो वहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में चारों तरफ जो है स्पर रोड बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं। जितना तेज़ी से विकास मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, शायद ही और कहीं हो रहा होगा। और जितना यात्री यहाँ पर आ रहा है उसी हिसाब से रोड्स का निर्माण हो रहा है। आज जो कॉरिडोर बना है देहरादून तक आ रहा है, उसके बाद जाम लग जाता है, तो उसमें ऋषिकेश के लिए बाईपास अभी गडकरी जी ने डिक्लेयर करा। और ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए और 4 धाम यात्रा के लिए जो है लगातार हम लोग जो है रोड्स को चौड़ा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, काम यहाँ चल रहा रहेगा। तो आने वाले समय में जो रोपवेज डिक्लेयर कर रहे हैं केदारनाथ के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए, वो अपने आप में यात्रियों को बहुत सहूलियत देंगे जाने के लिए। तो हमारा यही मंशा रहती है कि जो भी यात्री आए, जो मनोकामना लेकर आता है, जो 4 धाम के लिए आता है, तीर्थ यात्री आता है, उसकी मनोकामना पूरी हो और वो अपनी यात्रा सफल करे और एक उत्तराखंड से एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट हो भी रहा है। विरासत, विकास के साथ साथ विरासत भी ज़रूरी है। तो विरासत हमारी जो है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी योग पद्धति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, जो हमारी एक पहचान है, मैं बताऊँ कि उत्तराखंड के हमारे ऋषि मुनि, हमारे अखाड़े, हमारी माँ गंगा, हमारी माँ अलकनंदा, इन सब ये पहचान है उत्तराखंड की। तो इनको भी हमें कहीं न कहीं बचा के रखना है। पर्यावरण दिवस का दिन है, पर्यावरण को भी हमें संजो कर रखना है। उत्तराखंड की जो पर्यावरण है उसको भी हमें, ज्योग्राफी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसकी बायोग्राफी को डिस्टर्ब नहीं करना है। जी। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। और ये खास बात है हमारे धामी जी की, धर्म रक्षकों को कहा जाता है, धुरंधर धामी इनको कहा जाता है।
तो सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि विकास भी हो और विरासत को भी संजो के रखा जाए। आपने पर्यावरण की बात की, पर्यावरण दिवस भी आज है। पर्यावरण को देखते हुए ये माँग उठ रही है कि क्योंकि इतना भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, तो दबाव पड़ता है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है और ये पर्वतीय राज्य है जो कि सेंसिटिव है पर्यावरण की नज़र से। तो यहाँ पर क्यों नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए? हम रोपवे की तरफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक हो गया या वैकल्पिक साधन क्या हो सकते हैं जिससे कि ये जो दबाव है ट्रांसपोर्ट का वो कम हो सके? देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में डिमांड है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं आज हम जो पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, उसकी वजह से हम लोगों को डीज़ल, पेट्रोल को बचाना है, उससे पॉल्यूशन भी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग लगातार ईवी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं अभी कैबिनेट में। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी छूट देंगे रजिस्ट्रेशन में और टैक्सेशन में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ओर बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जिससे कि हम लोग डीज़ल और पेट्रोल बचा पाएँ, फॉरेन करेंसी बचा पाएँ। आज के क्राइसिस हैं ईरान और अमेरिका युद्ध को चलते हुए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एसओपी जारी करी है उसके लिए कि आप लोग स्कूल्स भी 2 दिन में ऑनलाइन क्लासेस चलाएँ। बच्चे जो है वो स्कूल 2 दिन की छुट्टी रखकर, और इसी तरह से जो हमारे जॉब्स वाले लोग हैं, सचिवालय आते हैं लोग, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग मैं समझता हूँ कि फ़ॉर्मूला एक उन्होंने दिया है, तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। और ईवी बसेस का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अभी चलाने जा रहे हैं। अभी 150 बस हमारे यहाँ आ रही है जो हरिद्वार ज़िले में और देहरादून में चलेंगी, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि जो लोग कार से जा रहे हैं क्या कि गाड़ी ईवीज़ को चारधाम में भी लाया जा सकता है क्या? निश्चित में लाएगा। हुँ। जगह-जगह हम लोग ईवी स्टेशंस भी बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं हम लोग और उसको प्रमोट कर रहे हैं उसको, और लगातार ईवी पॉलिसी मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में जो है पहली बार हमारे उत्तराखंड में आने वाली है बहुत जल्द। तो इस सभी पे कार्य चल रहा है और पर्यावरण के लिए ये सब कार्य हो रहा है। अपने आने वाला भविष्य जो है लिथियम का और हाइड्रोजन का भविष्य है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इससे मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा और उत्तराखंड की जो मर्यादा है, उत्तराखंड का जो देवभूमि का जो हमारा स्वरूप है वो बना रहेगा। यानी आने वाले समय में भविष्य में जो चारधाम यात्रा है, वहाँ सार्वजनिक परिवहन या मास ट्रांसपोर्ट पर्यावरण अनुकूल हो सकता है। देखिए, शटल सर्विस स्टार्ट करने का हमारा प्राविधान है, ताकि जो लोग अपनी गाड़ी से उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी कहीं न कहीं पार्क करके, जैसे आप फ़ॉरेन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो हमने देखा वहाँ बसेज़ जो हैं वो सबको टूर कराती हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरी ये रिंग रोड्स का टूर बना रहे हैं, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, जो भी हमारा ये पूरा सर्कल है, इसको हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कवर कर रहे हैं, ये बसेज़ से, ताकि यात्री आए वो अपनी व्हीकल जो है पार्क करके और अपना जो भी जिससे आए वो पार्क करके हम लोग शटल सर्विस हम लोग देंगे, ताकि पूरी उसको यात्रा करा सकें। और यात्रा पे आप पहाड़ में देखिए दिक्कत आती है, कहीं गाड़ी खराब हो गई या अनट्रेन्ड ड्राइवर आ जाते हैं, तो एक जाम का वो कारण बन जाता है उसके लिए। तो उसके लिए हम सब लोग जगह से जो जहाँ भी हमारे ब्लैक ज़ोन्स हैं, जहाँ हमारे कर्व्स हैं, जहाँ हमारे को डेंजर ज़ोन है हमारे, जहाँ पहाड़ खिसकने की डर रहता है, तो वहाँ पे हम लोग शटल सर्विस दे रहे हैं, ताकि लोग अपनी गाड़ी पार्क करके शटल सर्विस से जाएँ, अपना यात्रा करके, दर्शन करके वापस आकर अपनी व्हीकल से अपने गंतव्य की ओर जाएँ। तो ये हमारी प्लानिंग पूरे स्टेट में चल रही है यात्रियों के लिए, और उसमें अच्छी बसेज़ आएँगी, ईवी बसेज़ आएँगी, जो ओपन भी होंगी टेरेस पे और नीचे यात्री बैठेंगे उसमें। तो इस प्रकार का हमारा प्लानिंग है कि हम पूरे उत्तराखंड में इस तरह की बसेज़ की सर्विस दें। जो सड़कें राज्य के इंटीरियर इलाकों में है, बहुत जगह पर लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं और सड़क पर हादसे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये रुक क्यों नहीं पाया है या इसे रोकने की क्या रणनीति आने वाले समय में आप सोच रहे हैं? ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमारा पूरा एक विभाग है जो काम करता है इसके ऊपर। बहुत कुछ हमने इस पर विजय पा ली है कि हमें पहले जानकारी मिल जाए कि कहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाली है, कहाँ पर जो है थंडर आने वाला है, कहाँ पर अभी सड़क जो है दुर्घटनाएँ बहुत सारी होती हैं। जिस पे इसमें रोकथाम हम लोग करें, उसका रीज़न यही है कि अनट्रेन्ड ड्राइवर जब और स्टेट से हमारे यहाँ आते हैं या लोग व्हीकल्स लेकर आते हैं, तो इसी के लिए हम लोग शटल सर्विस की बात करें कि हम लोग उनकी गाड़ी पार्किंग में पार्क करके अपनी गाड़ी से उनको हम भेजें, जो उसमें ट्रेन ड्राइवर हों और जिसको रास्ते के बारे में जानकारी हो और जो सेफ़ली उनको ले जाए और सेफ़ली यात्रा कराकर वापस लेकर आए। तो इसके लिए हम लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ बन रहा है, ग्रीन कार्ड में हम लोग पूरी चीज़ चेक करते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी फ़िटनेस गाड़ी की, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें मैं समझता हूँ कि चेक करके तब ग्रीन कार्ड उपलब्ध होता है। ग्रीन कार्ड लेकर ही आप यात्रा पे जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड लेकर ही आप उत्तराखंड में घूम सकते हैं। तो इस तरह के प्राविधान हम लोगों ने करे हैं। हमारा लगातार डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो लगातार इसे मॉनिटर कर रहा है और एंट्री पर ही हम लोग जो है ग्रीन कार्ड फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इस तरह के कई हमने प्राविधान करे हैं, आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे। एक ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है, जिस ऐप के थ्रू हम लोग यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं कि वो ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ पर डेंजर ज़ोन है, कहाँ आपको
होटल मिलेगा, कहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें हम लोग अपडेट कर रहे हैं। देवभूमि के साथ-साथ डिजिटल भूमि भी हम लोग उत्तराखंड को बना रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि देश डिजिटल हो। हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, उसको भी डिजिटल करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आ रहे हैं। आने वाला टाइम जो है एआई का टाइम है और क्वांटम फिज़िक्स का टाइम है, तो उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वही मैंने कहा, दोबारा रिपीट करूँगा कि विकास के साथ-साथ विरासत भी, दोनों चीज़ों को हम लोग पैरेलली लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड में माइग्रेशन या पलायन एक मुद्दा रहा है यहाँ के युवाओं के लिए, जो कि बेहतर मौकों के लिए या फिर अच्छे जीवन के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या आपके आने वाले दिनों में रणनीति रहेगी, सोच है इस पर कि जिससे हल्द्वानी हो गया, श्रीनगर हो गया, देहरादून हो गया, इन केंद्रों को रोजगार केंद्रों की तरह विकसित किया जा सके? देखिए, कहावत है उत्तराखंड में, और कहावत अब पुरानी हो चुकी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ पर नहीं रुकती, वो नीचे आती है हमेशा। तो अब ये मैं समझता हूँ कि स्लोगन पुराना हो गया है। आने वाले समय में हम लोग जो है उत्तराखंड में कनेक्टिविटीज़ जब दे रहे हैं, कनेक्टिविटीज़ बात करें, तो हम लोग वाईफ़ाई कनेक्शन जब सब जगह दे रहे हैं, जो लोग हमारे युवा हैं, जो आज बैंगलोर में और गुड़गाँव में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, बट वहीं पर कर रहे हैं, तो वो उत्तराखंड में आएँ और उत्तराखंड में काम करें, उनको क्यों नहीं कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर देंगे। आईटी के संबंध में जब हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, हम डिजिटल काम की बात करते हैं, तो आईटी को लेकर यहाँ पर किस तरह का पोटेंशियल है आप मैं उसी देखते हैं बात पर यहाँ? आ रहा था कि आईटी पार्क्स भी हम लोगों ने डेवलप करने की अभी जी। प्लानिंग करी है। आईटी पार्क में बच्चों को यहाँ कॉल सेंटर वगैरह हम लोग बनाकर देंगे और आईटी पार्क डेवलप करेंगे। जो बच्चे हमारे बैंगलोर, चेन्नई और गुड़गाँव में जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मिले। कई कंपनीज़ के इन्विटेशन आए, अभी हम लोगों ने एक इवेंट किया था देहरादून में। हमने कई कंपनीज़ को इनवाइट किया था जो रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आईटी पार्क डेवलप करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे मैंने कहा काम चल रहा है और डिजिटल उत्तराखंड बनेगा आने वाले समय में, और जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा और युवा जो है पहाड़ पर जाके और अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ कि जब वातावरण अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है और एक फ़ील गुड की भावना मन में आती है, तो मैं सोचता हूँ कि एफिशिएंसी काम करने की डबल हो जाती है। तो इस तरह का हम लोग अगर एटमॉस्फेयर देंगे, तो हमारे युवा निश्चित रूप से उत्तराखंड में रुकेंगे और उत्तराखंड में काम करेंगे। उत्तराखंड के विकास में उनका योगदान होगा और उत्तराखंड जो है देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इस ओर हमारा जो है हम लोग चल रहे हैं। अगर आईटी का इन्वेस्टमेंट राज्य में आता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आईटी पार्क बनाए जाएँगे, यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, तो क्या कम्पेटिटिव एडवांटेज है उत्तराखंड की दूसरे राज्यों के मुकाबले? निवेशक यहाँ क्यों आएँ? देखिए, अभी इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने करी थी 2023 में आई थिंक। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसमें आए थे। उसमें खाली बातें नहीं, उसमें से मैं कहता हूँ कि 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ में आ चुका है। एक तो उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम है। सेकंड, वी आर इन्वाइटिंग ऑन रेड कारपेट। हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज़ यहाँ पर आ रही हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। उनको यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है काम करने का। तो ये सब चीज़ें जब होती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर आएगा और यहाँ पे काम करेगा, तो उसको एक अच्छी भावना आएगी, फ़ील गुड की भावना आएगी। तो इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। उनको हम लोगों ने सिटीगुल बना कर दिया है, बड़ा अच्छा यहाँ पर बना है, रुद्रपुर बना है, हमारे हल्द्वानी में जो है बहुत अच्छे-अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क्स बने हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। तो ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए रेड कारपेट बिछाया है और बहुत अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो इसलिए लोग स्टेट उत्तराखंड में चाहते हैं कि हम लोग आएँ और इन्वेस्ट करें और अपने इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप करें। ये तो बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात हो गई, मीडियम लेवल की बात हो गई, लेकिन जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, बहुत से युवा सेल्फ एम्प्लॉय होकर स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या हो रहा है? एमएसएमई पे भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हमारे प्रायोरिटी पे रहते हैं। जैसे हमारे आईआईटी है, आज रुड़की में बैठे, तो आईआईटी में रुड़की के बच्चे जो लगातार स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। तो स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ सरकार बहुत बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है, लगातार उनको लोन्स मुहैया करा रही है, उनको नए-नए आयाम उपलब्ध करा रही है। कई पॉलिसीज़ उनके लिए बनी है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ रेट पे उनको लैंड दे रही है, सब्सिडाइज़ रेट पे उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए प्रमोट कर रही है उनको। हमारा डिपार्टमेंट लगातार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूसेक डिपार्टमेंट है, साइंस सिटीज़ हम लोग बना रहे हैं, जिसमें लगातार हमारे जो यूसेक डिपार्टमेंट है, उससे बच्चों को वहाँ पर काम करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों को एआई के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी। तो साइंस सिटी हमारे यहाँ 3 जगह बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी साइंस सिटीज़ हमारे यहाँ तैयार हो गई हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे चंपावत हो देहरादून में, और 3-4 साइंस सिटीज़ और बनने वाली हैं। तो उत्तराखंड आज 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष में एक अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। उत्तराखंड जो है, मैं सोचता हूँ कि आज देश अनुसरण कर रहा है उत्तराखंड का। जो कार्यशैली है हमारे धामी जी की काम करने की, उन्होंने जो लॉज़ यहाँ पर निकाले हैं, आप देखिए जो नकल विरोधी कानून आया, उससे आज 32,000 नौकरियाँ हम लोगों ने दी हैं। बिना खर्चे के, बिना पर्ची के बच्चों को नौकरी मिल रही है।
पीसीएस एग्ज़ाम्स लगातार हो रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है। ये सब चीज़ें जो यहाँ पर चल रही हैं, अपने आप एक अच्छा वातावरण बना रही हैं और जो कभी पिछले मैं सोचता हूँ कि 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो आज उत्तराखंड में हो रहा है और धर्म विरोधी कानून यहाँ पर आया है, भू माफियाओं के लिए धर्मांतरण कानून और ये सभी कानून यहाँ पर जो नए आए हैं, यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में लागू हुआ, आज और स्टेट्स भी इसको लागू करने के लिए हैं। तो मैं कहूँगी जो काम यहाँ पर हो रहा है, उसको सभी राज्य जो है अनुसरण कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट है वो हर चीज़ में पहली बार में नंबर 1 आ रहा है। बिल्कुल यूसीसी हो और कई और चीज़ें हैं जिसमें आपके राज्य ने पहल की है। आपके पास बायोडायवर्सिटी का एक बड़ा खजाना है क्योंकि हिमालय की गोद में बसा है उत्तराखंड। तो बायोडायवर्सिटी का पोटेंशियल अभी तक उतनी तरह से हार्नेस नहीं हुआ है। उसे लेकर आगे की क्या योजना है? बायोडायवर्सिटी को फ्यूचर की इकोनॉमी भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। मैं जी। लगातार उसमें विज़िट करता हूँ। पंतनगर हमारे एक बहुत बड़ी हुँ। यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं बताऊँ कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी को लेकर और इस पर काम चल रहा है और लगातार वहाँ पर टेस्टिंग का और जो नए-नए हमारे ऑर्गेनिक फूड्स हैं, मिलेट्स पे, इस पे काम हो रहा है। और लोग लाइक करते हैं उत्तराखंड की जो हमारा एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है, हाउस ऑफ हिमालयाज़ को लेकर, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। आज वो पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। और लोग उसके प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक कर रहे हैं, चाहे वो हनी हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो मिलेट्स हों, चाहे हमारी पल्सेस हों, सभी उसमें हाउस ऑफ हिमालयाज़ में कवर हो रही हैं और लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। और हमारी जो महिला समूह हैं, लखपति दीदी हैं, वो लगातार इसमें घरों में काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लोग लाइक कर रहे हैं इसको। बद्री घी आप हमारा देखिए, जो बद्री गाय का घी है, बद्री नाथ से वो आता है वो गाय, वहाँ से। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की फेमस हैं। हमारा झंगुआ, मंडूरा, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, विकास वो संस्कृति जो हमारी है, उसको हम लोग संजो रहे हैं, उसको आगे लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कल्चर है उत्तराखंड का, उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स की डिमांड आज ऑर्गेनिक के रूप में हो रही है। क्योंकि हिमालय के जो पौधे हैं, जो औषधियाँ हैं, जो आयुर्वेद में यूज़ होती हैं, अ, उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी करके उन्हें भी हिस्सेदार बनाया जा सकता है। ऐसे लोग जो अभी इसमें मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, उनके लिए क्या सरकार की कोई खास योजना है कि किस तरीके से आगे इसे बढ़ाया जाए? देखिए, हमारा लक्ष्य यही है सरकार का, जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उसका क्रियान्वयन हो और वो जन-जन तक पहुँचे। सरकार जो है जन-जन के द्वार पहुँचे और सरकार जो काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि अंत्योदय, अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, उस तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचे। डीबीटी के माध्यम से, सरकारी योजना के माध्यम से या जो भी हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में कर सकते हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं। अब देखिए आज हमारी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, हमारे आयुर्वेदिक हैं, पतंजलि में रामदेव जी हमारा इतना काम कर रहे हैं जड़ी-बूटियों के ऊपर उसके आयुर्वेद के ऊपर। तो आयुर्वेद हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर हब है उत्तराखंड में जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के महिला समूह हमारे काम कर रहे हैं। आज स्टे होम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा हुआ है। जगह-जगह घरों में लोगों ने 2-2 कमरे रेंट पर देने के लिए स्टे होम्स बनाए जिससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है और हमारा जो यात्री आ रहा है उनको अच्छी एक रहने की सुविधा उपलब्ध हो रही है जिसमें कहते हैं कि रेंट भी कम है और उनको एक फ़ील गुड की भावना आ रही है। होटल से हटकर अगर आप घर में जाकर रुकेंगे और जो हमारे लोग हैं जिनके घर पहाड़ों पर हैं वो इस योजना से बहुत खुश हैं। सो गवर्नमेंट में सब्सिडी भी दे रही है स्टे होम में। तो इससे कई सारे हमारे योजनाएँ हैं जो चल रही हैं पहाड़ पे। जो हम कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको उससे आमदनी भी हो रही है और पर्यटन भी बढ़ रहा है और हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो गया, इसके अलावा आपदाएँ हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ये उत्तराखंड में आती रहती हैं, यहाँ की जियोलॉजी कुछ ऐसी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे इसमें थोड़ी राहत मिल पाए, जिससे कि रिसर्च के ज़रिए पता चल पाए या फिर लोगों को पहले सचेत कर पाए? इसे लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया डिज़ास्टर डिपार्टमेंट अपना बहुत सक्रिय और अच्छा एक आपदा पे काम चल रहा है और कई तरह से के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं कि पहले जानकारी मिल जाए हमें आपदा के बारे में, कहाँ पर थंडरिंग होने वाली है, कहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाला है। से कई इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने सेटअप करे हैं बैटरी बैकअप के साथ और सोलर पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं और लगातार जो है मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स की पोजीशन क्या है, ग्लेशियर्स की इक्वेशन क्या है, ये सभी चीज़ों पे हमारा डिपार्टमेंट लगातार पूरे उत्तराखंड में काम कर रहा है। और कहीं न कहीं जानकारी मिल जाती है तो और नदी के किनारे जो पहले कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम लोगों ने जो लॉ निकाला है कि 500 मीटर्स छोड़ के नदी के पास कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और होटल्स और घर नहीं बनेंगे। तो उसपे हमारी अथॉरिटीज़ जो है सख्ती से काम कर रही हैं। तो आने वाले समय में सोचता हूँ कि इससे दुर्घटनाएँ ना हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है
जो प्लान्ड सिटी के रूप में और प्लान्ड तरीके से जो भी सिटी डेवलप हो रहा है वो प्लान तरीके से हो, और जितनी भी हमारी गंगा है, हमारी अलकनंदा जी हैं, हमारी मंदाकिनी है, रिवर्स हैं, उनको नीट एंड क्लीन रखा जाए। उनके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया, लगातार एसटीपी भी उनके लिए हम लोगों ने जो नदी किनारे जो हमारे सिटीज़ हैं उनमें प्रावधान किया गया है। आज देखिए आप गंगा का जल आज स्वच्छ है और पीने लायक है। पहले गंगा कितनी हमारी प्रदूषित हो गई थी, आज देखिए आप गंगा का पानी हमारा जो पूरे उत्तराखंड से यूपी तक पूरा सिंचाई करता है, और कितना शुद्ध पानी, और आज आचमन करते हैं लोग गंगा जी के जल का। तो ये डेवलपमेंट है, ये मैं सोचता हूँ कि एक हमारी उपलब्धि है सरकार की, जो इन्होंने गंगा को साफ किया। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये एक ऐसे संस्थान माने जाते हैं ये सभी जो कि अच्छे लेवल की रिसर्च करते हैं। कैसे इस रिसर्च का फ़ायदा उत्तराखंड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो सकता है या हो रहा है? किस तरह की रिसर्च हो रही है जिससे राज्य सरकार को मदद मिल रही है? उत्तराखंड एक एजुकेशन हब भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा, साथ-साथ, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर पहाड़ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी आईआईटी रुड़की तो अपने आप में एक ऐतिहासिक आईआईटी है, जो 175 ओल्ड आईआईटी है यहाँ पर, जो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करती थी। उससे पहले थॉमसन कॉलेज ब्रिटिशर्स टाइम पे हुआ करता था। जी। कभी हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स करे थे, थॉमसन कॉलेज के नाम से यहाँ पर था। तो आज भी उसकी एक ऐतिहासिक पहचान है, और एशिया की नंबर 1 और पहली मैं सोचता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये। और आज तो आईटी का मैं समझता हूँ कि सौंदर्य अपने आप में देखने में बनता है, तो अपने आप में प्रेस्टीजियस एक हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। वाडिया इंस्टीट्यूट हमारा प्रेस्टीजियस है। एफआरआई में हमारे जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में एक अपनी पहचान रखते हैं, और लगातार जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्राफिक गिरा हो गया, चाहे डाइट हो गई, चाहे हरिद्वार यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटीज़ पूरे उत्तराखंड में अपने कैंपस बना रहे हैं। और दून स्कूल हमारा ऐतिहासिक स्कूल है देहरादून में। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, वेलम्स है, और हमारे कई सारे होप टाउन स्कूल हैं, हमारा काशी का है। तो इससे कि ना सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि देश-विदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। वही मैंने कहा, इनको एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, क्लाइमेट अच्छा है, बच्चों को फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, अच्छा पानी पीने को मिलता है। बच्चे पॉल्यूशन फ्री में अपनी एजुकेशन लेते हैं, तो बच्चों का माइंड भी मैं सोचता हूँ कि पीसफुल तरीके से बच्चे डेवलप होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए एक एजुकेशन हब के रूप में उत्तराखंड को डेवलप करने का और इन सब इंस्टीट्यूट की वजह से जो है सभी यहाँ पर आ रहे हैं, और अपने बच्चों का एजुकेशन, हर कोई चाहता है कि मैं उत्तराखंड में बच्चों को पढ़ाऊँ, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ाऊँ। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे को इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ हैं, और बच्चे यहाँ पर लगातार आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और अच्छी एजुकेशन बच्चे यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। अगर हम आगे से आज से 10 साल आगे की बात करें, तो आपका विज़न क्या है राज्य के लिए? क्या ये एक पर्यटन का हब हो? क्या ये एक आईटी हब हो? एक बायोटेक्नोलॉजी केंद्र हो? या फिर इन सब का मिश्रण? आपकी क्या सोच है कि आने वाले 10 साल में किस तरह से विकास की दिशा आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारी सरकार का एक रोड मैप है, जिस रोड मैप के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जब आपका विज़न क्लियर हो, आपका विज़न हो, और एक गोल आप लोगों को अचीव करना हो, तो निश्चित रूप से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। एक पॉज़िटिव सोच के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारा उत्तराखंड, जैसे मैंने बताया आपको, कि आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रहा है पूरे विश्व की। योग नगरी हमारा उत्तराखंड है, आयुर्वेदिक स्टेट हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड जो है एक पहचान देगा, अध्यात्म की एक पहचान देगा, स्पिरिचुअलिटी की। हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, माँ गंगोत्री, यमुनोत्री हमारी पहचान है। इनको डेवलप करना, इनके लिए एक मानस खंड के रूप में इसको डेवलप करना, और हमारी माँ गंगा हरिद्वार में जो है, जो अविरल धारा बहती है, जहाँ हर 6 साल में, 12 साल में महाकुंभ का जो है वहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो मैं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें हमें संजो के रखनी है। ये हमारी धरोहर हैं, ये हमारी संस्कृति है, जो हमारी रूट्स हैं। रूट्स अगर हमारी मजबूत होंगी, तो ही मैं समझता हूँ कि पेड़ एक वट वृक्ष के रूप में होगा, अपने फल लगेंगे, वो छाया देगा, और वो मजबूत होगा। तो हमें अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करनी है, और रूट्स मैं सोचता हूँ कि पूरे देश की रूट्स जो हैं वो हिमालयाज़ हैं, हमारी उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड मैं सोचता हूँ कि पूरे देश को एक मैसेज देता है, देवभूमि से एक मैसेज आता है कि हम लोग पॉजिटिव वे में काम करें, अपनी मातृभूमि के लिए काम करें। इसको खाली एक भूमि मात्र ना समझें, इसको मातृभूमि समझें, और उसकी सेवा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए काम करें, नदियों को अपने साफ-सुथरा रखें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, और रिसाइकिल, रिड्यूस, और इसको री-वेस्ट को जो हम लोगों ने प्रोविज़न किया है, वेस्ट टू एनर्जी के बहुत बड़ा काम चल रहा है हमारे यहाँ, कि हम लोग कूड़े से बिजली बनाने का, और कूड़े को जगह-जगह से उसको यूज़ करने का हम लोग कैसे प्रावधान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमारा विज़न है काम करने का, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में लोग आएँ डेस्टिनेशन वेडिंग करने, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वेड इन उत्तराखंड। तो लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग का पॉइंट बने, लोग फ़ॉरेन ना जाएँ शादी करने, लोग यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करें।
जिस तरह के पॉइंट्स हम लोगों ने बनाने हैं। तो ये सभी प्रोग्राम्स आने वाले समय में होंगे और उत्तराखंड जो है निश्चित रूप से जो है एक विश्व का अग्रणी राज्य बनेगा और उत्तराखंड जो है एक पहला राज्य हर चीज़ में बनेगा और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और हर विभाग में मैं समझता हूँ सभी सक्रिय रूप से काम कर उत्तराखंड को एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए हम लोग सभी संकल्पित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने इतनी तसल्ली से उत्तराखंड की विकास यात्रा के बारे में हमें बताया और किस तरह से सरकार की सोच है आने वाले समय में उत्तराखंड को और आगे ले जाने के लिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इसी के साथ उत्तराखंड फॉरवर्ड में आज इतना ही, लेकिन उत्तराखंड फॉरवर्ड में और बहुत सारी बातचीत अभी बाकी है, खास हस्तियों के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, थिंकर्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।